अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए और देखने वालों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो और चैनल अगर आपको पसंद हो तो दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर करें। अपनी आरा, अपने मैसेज मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दिया करें। मैं आपको लाइव जवाब देता हूँ, हर कमेंट्स का जवाब दूंगा, सियासी या गैर सियासी तमाम, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, यहाँ बैठ के मैं सहाफ़त कर रहा हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। और आज के जो मौजूआत हैं, हमारे पास 4 मौजू पर बात होगी। कराची की सियासत में महाजिर जमातों का इत्तेहाद नामुमकिन है। मैं आफाक साहब के खिलाफ नहीं बोलता, बल्कि जो देखा है वो बात करता हूँ। बानी एमकेएम के हवाले से 2 साल से ज़ायद अरसे से प्रोग्रामों में बोल रहा हूँ कि पाकिस्तानी सियासत में उनकी एंट्री फ़िलहाल नहीं है। अरमान कुरैशी के वालिद कामरान कुरैशी देर से सही लेकिन गिरफ्तार हो गए। प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने कल जो प्रोग्राम अपलोड किया था उस पर मेरे पास काफ़ी लंबे लंबे मैसेजेस आए और उसमें बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के जो मोहब्बत करने वाले हैं उनसे भी आए हैं। मुझे तो नहीं पता कौन कारकुन है कौन नहीं है, ज़ाहिर है उनसे मोहब्बत करते होंगे तो उन्होंने मुझे मैसेजेस दिए हैं। आफाक साहब से भी मोहब्बत करने वालों के मैसेजेस आए हैं और दीगर मैसेज भी आए, बड़े लंबे लंबे मैसेज आए। तो मैं सबको ये बताता चलूँ कि भाई, मैं आज से तकरीबन 2 महीने या 1.5 महीने पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें आफाक साहब के हवाले से मैंने बात की थी और मैंने कहा था और उनकी मैंने वो चीज़ें बताई थी। लेकिन फिर मैंने ये चीज़ें ख़त्म कर दी थी क्योंकि उन्होंने बहुत सी जगहों पे कौम से माफ़ी मांगी और उन्होंने अपने आप को चेंज किया, तो मैं उनके हवाले से प्रोग्राम करना मैंने शुरू किए हैं। अच्छा, मैं दीगर यूट्यूबर्स की तरह प्रोग्राम नहीं करता। आपने देखा होगा कि मैं हर प्रोग्राम अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे, आफाक अहमद के नाम पे, इमरान खान के नाम पे करूं और मैं अपनी जो व्यूवरशिप है मैं वो बढ़ाऊं या सब्सक्राइबर बढ़ाऊं, ऐसा नहीं है। जो रियलिटी होती है, जो हकीकत होती है, मैं उस पर बात करता हूँ। कराची की जो सियासत है वो आपके सामने है। फिर 18 मार्च का वाक़या हुआ, इसमें बहुत से लोगों ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया मैसेजेस में, लेकिन यार ये हकीकत है। आप बात को थोड़ा समझ लो तो मेरा प्रोग्राम आपकी समझ में आ जाएगा। खैर, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बानी एमकेएम के हवाले से देखिए, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि इनकी पाकिस्तान की सियासत में एंट्री नहीं है। जब लांडी और कोरंगी में रैली निकालने की बात की गई थी तो मैंने उस वक्त भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि खुदारा महाजिर नौजवानों से मैंने दरख्वास्त की थी कि वो ना निकलें और इस किस्म के किसी भी मैसेज में ना आए, क्योंकि वो निकलेंगे, वो गिरफ्तार होंगे और उनके घर वालों को उसका जो है खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। जब लांडी कोरंगी की पहली रैली निकली काफ़ी अरसे सालों बाद, तो पूरे कराची में फिर महाजिर नौजवान उठे और उनकी ज़मानतों के लिए उनके घर वाले हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट और इधर उधर बेचारे भटकते रहे। तो यही वजह थी जो मैं कहता था और अभी भी कह रहा हूँ। देखिए, उनकी पाकिस्तान की सियासत में जो एंट्री है वो बहुत मामूली है। हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, कोई ऐसा केस नहीं होता जो, मतलब ये कोई केस ही नहीं है यार, ये कोई केस ही नहीं है जिस पर फैसला नहीं आ रहा। लेकिन क्यों नहीं आ रहा ये समझने वाले समझते हैं, मैं डिटेल में नहीं समझा सकता क्योंकि मेरी भी यहाँ मजबूरियाँ हैं। खैर, मैंने उस वक्त भी कहा था और आज फिर यहाँ बैठ के कह रहा हूँ कि जिस दिन बानी एमकेएम को पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त मिलेगी तो उससे पहले, इजाज़त तो मिल जाएगी लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट में जो है इजाज़त मिलेगी इनको, उसके बाद फिर ये प्रैक्टिकली तौर पे जो है पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेंगे। अच्छा, इसके साथ में एक बात और ज्वाइन कर दूं कि मुझे यार बताओ, चाहे आफाक अहमद साहब हों, चाहे एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली हो, पीएसपी हो, या फिर बहादुराबाद ग्रुप बना। अब बहादुराबाद ग्रुप बनने की मिसाल भी देखें ना आप, मुस्तफ़ा कमाल की क्लिप ने आपने देखा होगा मेरी वीडियो में कि वो खुद कह रहे हैं कि ठाकुर उठा के ले गया था, दूसरे दिन वो एमकेएम पाकिस्तान बनी है। तो भाई, इतने नन्हे नादान, नन्हे काका ना बनो। पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स अपनी मर्जी से अपने घर की ईंट नहीं रख सकता एक आगे। 36 डिपार्टमेंट आ जाते हैं तो कोई तंजीम और तहरीक बनाना तो दूर की बात है।
तो कौन तंजीमें बनाता है, कौन तहरीकें बनाता है, कौन किसको लाता है, कौन किसको बैक करता है, ये सबको मालूम है। ये नन्हे काकों का खेल नहीं है कोई। खैर, अरमगान कुरैशी जो उनके वालिद हैं कामरान कुरैशी, वो इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते थे कोर्ट में कि वो समझते थे कि शायद वो पाकिस्तान में डॉन है। और ये हकीकत है कि उनका जो ड्रग्स का काम है उनके हवाले से, तो इसका जो लिंक है वो इंटरनेशनल तौर पे जुड़ रहा है। और जो अरमगान ने इंकिशाफ किए हैं वो ज़ाहिर है मुझ समेत कोई भी यूट्यूबर्स नहीं बताएगा या कोई साफ़ी क्लियर नहीं बताएगा, क्योंकि हमें पता चल जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे दोस्त होते हैं तमाम सरकारी इदारों में भी जो लोग हैं, तो ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें होती हैं। तो लेकिन जो इनके लिंक हैं वो बड़े ख़तरनाक लिंक हैं। तो उन लिंक को देखते हुए अब कामरान कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें अरमगान कुरैशी के जितने मामलात थे, इनके वालिद का यानी कि कामरान कुरैशी साहब का काफ़ी उसमें हाथ था। और मैं छोटी सा एक आपको बताता चलूँ हल्का सा कि ये यूएसए से इसका लिंक मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर, शायद आपको ये बात किसी ने नहीं बताई हो। इस ड्रग्स का जो ये पूरा एक सिलसिला है ये यूएसए के लिंक से मिल रहा है, जो वहाँ एक ड्रग्स का पूरा कारोबार होता है। और यूएसए में और दीगर ममालिक में ये सब इंटरनेट की और ऑनलाइन की शक्ल में होता है। वही ये लोग पाकिस्तान के अंदर जो है डीएचए में बैठ के चला रहे थे। और इसमें सबसे जो इसमें मैं बताता चलूँ, इसमें जो की पॉइंट्स समझ लें, जो इसमें सबसे अहम कारिंदा है इनका, वो मारूफ जो आर्टिस्ट हैं साजिद हसन साहब, जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, उनके जो बेटे हैं साहिर हसन, उनका बड़ा किरदार है। वो मकसद बड़ी हाई लेवल पर जो है वो काम करते हैं। तो मस्जिद में खुलकर इस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन कामरान कुरैशी अब अरेस्ट हो गए और अब मज़ीद जो इंकिशाफ हैं वो होंगे। और मैं ये समझता हूँ ना सिर्फ कामरान कुरैशी को गिरफ्तार करने से होगा, बल्कि मेरी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से दरख्वास्त है, हाफिज आसिम मुनीर साहब से, कि वो इस मामले को एक आर्मी की टीम बना दें, एक इंटेलिजेंस की टीम बना दें, और वो डीएचए के इस मामले समेत दीगर डीएचए में जो मामला चल रहे हैं उनको भी वो जो है इन्वेस्टिगेट करे। क्योंकि हो सकता है जो हमारे यहाँ के बेचारे लोग कर रहे हैं, एवीसीसी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, तो हो सकता है इनके कहीं ना कहीं हाथ बन जाएं, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल रैकेट है। तीसरे मौजू पे हम आते हैं और वो है कराची में सियासी जमात का इत्तेहाद मुमकिन नहीं। देखिए, सियासी जमातों का इत्तेहाद किससे होगा? पीएसपी जो एमकेएम पाकिस्तान में जम हो चुकी है, पीएसपी के एमकेएम पाकिस्तान में जम होने के बाद से मैं समझता हूँ इनके इख्तिलाफात अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। अब वो इख्तिलाफात क्या है, मैं दीगर यूट्यूबर्स की तरह तबसरे नहीं करता, क्योंकि मुझे इल्म ही नहीं है। ये अल्लाह बेहतर जानता है या वो लोग खुद जानते हैं, क्योंकि अभी भी मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो टून है वो बिल्कुल अलग है। मुस्तफ़ा कमाल साहब अब उसी एमकेएम में शामिल हुए हैं, उसी एमकेएम के प्लेटफॉर्म पे जीत के वो कौमी असम्बली पे बैठे हैं, और कौमी असम्बली में उन्होंने वजारत भी ली है, थोड़े दिन पहले हलफ भी लिया है, जिसके लिए वो बात कर रहे हैं कि ठाकुर उठा के ले गया था। बार बार उन्होंने कहा है, मेरी वीडियो देख लीजिएगा पिछली वाली, कि ठाकुर उठा के ले गया, मतलब उन्होंने हुटिंग करी है। तो मैं समझता हूँ अभी भी इनके जो मामलात हैं पीएसपी में एमकेएम में जम होने के बाद, वो अभी मामलात हल नहीं हुए हैं। सेकंड ये, अब देखें मैं एक जो बात बता रहा हूँ, बात तल्ख है। एक दौर था जब एमकेएम इतने पावर में थी और जेन्युइन पावर में थी, लोग वोट देते थे। तो जब कोई बात पे इख्तिलाफ होता था तो लंदन की तो दूर की बात है, यही एमपी एमएनए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और ये कहते थे कि हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, हम अपोजिशन सीटों पे बैठेंगे। ये इनका सिर्फ कहना होता था। वहाँ से लंदन से अल्ताफ हुसैन साहब की तौसीक होती थी उस सिलसिले की। उसके बाद आप यकीन करें 9-0 पे उस वक्त का कोई भी दौरे हुकूमत का जिम्मेदार हो, मिनिस्टर्स हो, वो 9-0 पे आ जाते थे फ़ौरन मनाने के लिए। आज हद ये हो गई है कि कल इन्होंने धमकी दी कि हम अपोजिशन सीटों पे बैठेंगे, हम राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर रहे हैं। तो वहाँ से एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने ऑनलाइन इनसे रब्ता किया है, यानी कि मुलाकात भी नहीं की, ऑनलाइन मुलाकात, ऑनलाइन मुज़ाकरात की, इनसे जो भी बातचीत की ऑनलाइन की है।
तो जाहिर है भाई, ताकत ताकत का फ़र्क होता है। वो ताकत और थी जब 9-0 पे लोग चलकर आ जाते थे। ये ताकत सब जानते हैं कौन सी ताकत है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ये कि देखें, अगर महाजिर इत्तेहाद को कायम रखना होता, बात समझिएगा थोड़ी सी जो मैं बात कर रहा हूँ, MQM पहले एक थी 1991 तक, फिर एक गेम खेला गया और 1991 में फिर इन लोगों को अलग करवाया गया, जिसमें आफाक साहब थे, आमिर खान थे। आमिर खान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल देख रहे थे, आफाक साहब लांडी देख रहे थे, कोरंगी लाइन्स एरिया मंसूर चाचा साहब देख रहे थे मरहूम। तो ये पहला डिवाइड था MQM में। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद कोशिश होती रही लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। फिर ये डिवाइड हुआ 2013 से शुरू हुआ और 16 में आकर उसका इख्तिताम हुआ। फिर ऐसा डिवाइड हुआ कि दुनिया ने देखा वो MQM, वो अल्ताफ हुसैन जिसके कहने पे शहर बंद हो जाता था, दुकानें जो है वो रात को, हड़ताल कल होती थी और रात को बंद हो जाती थी, उसके खिलाफ ऐसा ऑपरेशन हुआ कि फिर कोई नाम लेवा नहीं था उसका। ठीक है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ बैठ के क्लियर, अब फिर मैसेजेस आएंगे मुझे पता है कि ये तो एहसानमंद होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट का और इदारों का कि इतनी छूट दे दी है कि सोशल मीडिया पे आज फिर जो है ये मामला शुरू हो गए। खैर, अब अल्ताफ हुसैन साहब की फिर ये सबसे बड़ी डाइवर्ट हुई और इसमें PSP आ गई, यानी ये दूसरा इत्तेहाद हुआ। वो हकीकी बनी थी MQM हकीकी 1992 में, 91 में बनी, 92 में समझो ऐलान हुआ जब उनकी एंट्री हुई। फिर ये PSP बनी। PSP के बाद फिर ठाकुर साहब ले गए तो MQM पाकिस्तान बन गई, यानी कि 3 चीज़ें हो गई ना। तो ये आप बात समझें कि अगर किसी को ये पसंद थे या कोई पसंद था तो उनको डाइवर्ट ही क्यों किया? आपको पता है इस शहर में अमन कायम रखने के लिए, ज़कात फितरे की पर्चियाँ ख़त्म करवाने के लिए, खाले ज़बरदस्ती लेने के सिलसिले को रोकने के लिए कितने ही हमारे सरकारी इदारों के जो सिपाही थे, इंटेलिजेंस के जो हमारे जवान थे, अफसरान थे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस शहर कराची में अमन कायम करने के लिए। कोई लालू खेत में पीपल्स पार्टी का झंडा तो लगा के दिखाता, कोई लालू खेत में जमात इस्लामी का कोई परचम तो निकाल के दिखाता। आज पूरे कराची में हर गली, हर मोहल्ले में हर तंजीम काम कर रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी कि इनको डाइवर्ट करना था और कर दिया। या जब अगर अभी तुम इत्तेहाद की बात कर रहे हो तो जब इत्तेहाद ही करना होता तो इनको डाइवर्ट करने पे इतना करोड़ों रुपया क्यों खर्च होता? इतनी जाने की कुर्बानी शहीद देनी पड़ते, शहीद होते इनके जवान। सोचने वाली बात है। कराची के लोग सोचते समझते नहीं है, जज्बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ अपने आप को, मैं तो कहता हूँ मैं महाजिर हूँ ना, हम महाजिर जज्बाती हैं, हमारे नौजवान जज्बाती हैं, हमें समझना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ नौजवानों को, समझो इस बात को समझो। कुछ भी नहीं है ये। आफाक साहब अच्छी बात है, इन्होंने महाजिरों के लिए आवाज़ उठाई है, मैं मना नहीं कर रहा, ना मैं मना करने वाला कोई होता हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते मैं बोलता हूँ किसी पॉलिटिकल मामलात में नहीं पड़ो यार। अपने गली मोहल्लों में आप 10-10, 20-20 जवानों की आप टोली बना लो और कोई भी आपके मसाइल हो, देखो जिस इदारे में जाके खड़े हो गए, अगर नहीं हल हुए हो तो फिर आप बोलना। क्या जरूरत है आपको किसी सियासी जमात का सहारा लेने की? भाई वो लीडर गलत बात कर देता है, वो लीडर कोई बयान दे देता है, भुगतती फिर पूरी महाजिर कौम है, भुगतते फिर लड़के हैं सारे कि ये उसका तंजीम का बंदा है, उस तंजीम का कारकुन है। बहुत अच्छा माहौल है अभी कराची में। देखिए डकैती हो रही है, एक सबसे बड़ी तो वजह यह है कि यहाँ गैर मुकामी आ गए, कसरत से आ गए। जाहिर है उनको डबल रोटी पे जैम जेली लगा के मिल रहा है, नाश्ते में अंडा मिल रहा है, मामलेट मिल रहे हैं, जूस मिल रहा है नाश्ते में उनको। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, सबको पता है कौन दे रहा है। फिर उनको दोपहर में बेहतरीन किस्म का खाना मिल जाता है, बकरे का खाना मिल रहा है। भाई बकरा खा रहे हैं, मैं और आप थोड़ी खाते बकरा। खाए मुझे बताए 3 महीने 4 महीने में किसी ने अगर बकरा खाया हो तो कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताना। अपने कमेंट्स तो करते हो ना, मेरे ऊपर भी कमेंट्स करना। 3 से 4 महीने में किसी ने बकरा खाया हो खरीद के तो मुझे बताओ कि आपने बकरा खाया है। यहाँ पर आपको सब बकरे माशाल्लाह इनको मिल रहे हैं, टिक्के चल, बारबेक्यू चल रहा है। भाई नुमाइश पे जाओ, रोज़ रात को बारबेक्यू भी चलता है, अभी तो खैर रमज़ान है। तो बात कहने की ये है कि सबसे पहला जो कराची में जो जराइम की वारदातों का इजाफा है, सबसे पहले तो ये कि ये गैर मुकामी हमारे यहाँ आ गए हैं और इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन
मुस्तकिल बुनियाद पर नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात ये, शहर बढ़ चुका है, शहर में तादाद बढ़ चुकी है लोगों की, ठीक है ना। ऐसा लगता है जब आप शहर में निकलोगे तो कि यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है सिवाय चिंची रिक्शों के। आप यकीन करें, आपके आगे भी 4 रिक्शे चल रहे होंगे, आपके लेफ्ट राइट भी 4 चिंची चल रहे होंगे, पीछे भी चिंची चल रहा होगा। और अब तो हद ये हो गई है कि इन चिंची में, हर चिंची में तकरीबन बड़ी और तेज आवाज में गाने भी चलते हैं। इस शहर के लिए अगर किसी ने कुछ करना है तो आंखें माथे पर रखने की ज़रूरत है। तमाम डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो अपने अपने हिस्से का अगर काम करेंगे तो ये शहर बहुत अच्छा है। बशमूल हमारे सरकारी जो वज़रा हैं, सरकारी इदारों के जो 21-21 ग्रेड के अफसरान हैं, जो इलाकाई सतह पर अफसरान हैं, उनको अपने काम करने का जो है वो हक अदा करना चाहिए। अगर वो सैलरियाँ लेते हैं तो उनको हलाल करें। आप यकीन करें कि शहर में बिल्कुल सब सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो ये शहर इसी तरह लुटता रहेगा, आवाम इसी तरह लुटती रहेगी। आज महाजिर कौम के लिए आफाक साहब फिर खड़े हो गए, कल कोई और खड़ा होगा, कल कोई और तंजीम बनेगी, कल कोई और कुछ होगा, ये शहर इसी तरह चलता रहेगा। तो दुआ करें कि हमारे ये इदारे सही हो जाएं, हमारे हुक्मरान अपने हिस्से का काम करें, तो हमें शायद किसी की ज़रूरत ना पड़े। बात एक और मैं आपको बता दूं कि इस शहर में अगर आपने हादसात को रोकना है तो डीआईजी ट्रैफिक साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आईजी सिंह गुलाम नबी मेमन साहब, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि डीआईजी ट्रैफिक ऐसा बनाए कोई कि जो अपने दफ्तर में कम बैठे और वो हर डिस्ट्रिक्ट में सर्वे कर रहा हो, हर चौकी इंचार्ज के पास खड़ा हो। आप यकीन करें, कोई ट्रैफिक चौकी इंचार्ज ऐसा होगा जिसको रोजाना की बुनियाद पे हज़ारों रुपए रिश्वत नहीं मिल रही होगी। ठेले वालों से ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत जा रही है, चिंची वालों से ट्रैफिक पुलिस वालों को रिश्वत जा रही है। जितनी बड़ी गाड़ियां जा रही हैं, 10 नंबर पे आप खड़े हो जाएं, दूर से आके खड़े हो जाएं और आप देखें जो करीमाबाद से पुल के नीचे से रोड आता है वहाँ हेवी ट्रैफिक गाड़ियाँ आती हैं और एसओ लियाकताबाद के लोग जो है वहाँ बावर्दी, वो जब बड़ी गाड़ियाँ आती हैं तो उनको रोक लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में वीडियो दिखाई है, आप दोबारा देख लीजिएगा। उसको रोकते हैं, वो वहाँ से अपने पैसे लेते हैं और फिर ट्रैफिक खोला जाता है। हेवी गाड़ियाँ, ओवरलोडिंग गाड़ियाँ शहर में दिन भर चलती हुई नज़र आती हैं, बगैर जिसको कहते हैं कि मेंटेनेंस की गाड़ियाँ जो होती हैं, फिटनेस की, अनफिटनेस गाड़ियाँ शहरों में घूम रही हैं। तो डीआईजी ट्रैफिक साहब को चाहिए कि वो भरपूर तरीके से अपनी नौकरी निभाएं, अपनी नौकरी को हलाल करें, अपनी तनख्वाह को हलाल करें, इस शहर के लोगों पर रहम करें। अगर वो सही हो गए तो मैं समझता हूँ ट्रैफिक का निज़ाम बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। प्लस जो ये हमारे थानों की पुलिस है, ये जो मोटरसाइकिलों पे अपनी नफरी निकालते हैं, तो क्या इनको मॉनिटरिंग के लिए कोई रखा हुआ है कि ये क्या कर रहे हैं, किसको रोक रहे हैं? ये जितने मोटरसाइकिलों पे घूमते हैं पुलिस वाले, ये आधे से ज़्यादा, आप यकीन करें, नौजवानों को रोककर 10, 20, 100, 50, 200 रुपये उससे लेते हैं, जिसके पास कागजात नहीं होते हैं, और तकरीबन किसी के पास कागजात नहीं होते। तो अगर ये सूरत हाल ख़त्म होगी तो शहर खुद ब खुद सही हो जाएगा। मैं एक बार फिर कह दूँ कि मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, महाजिर हूँ। किसी ज़माने में हमदर्दी थी बाली एमक्यूएम से, लेकिन 2013-16 में जब उन्होंने तकरीर की तो जाहिर है हमारी भी वो हमदर्दी उनसे ख़त्म हो गई। लेकिन मैं या किसी को बैठ के ऑन नहीं करता, जो सच होता है मैं वो बात बोलता हूँ। उन तमाम लोगों को ये बात मैं कह रहा हूँ, कज़न जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं, मेरे प्रोग्राम को आप एक बार फिर देखो जो कल किया है, और माजी की बातों को भी देखो। आप, मुझे बहुत से लोगों ने मशवरा दिया कि आप माजी की बातों को नहीं दोहराओ, मैं नहीं दोहरा रहा। मैंने जब भी आफाक साहब को कहा कल के प्रोग्राम में भी कि अच्छी बातें उन्होंने आवाज़ उठाई और अच्छी बातें वो माजिर कौम के लिए आगे आ रहे हैं, काम करें, अच्छी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लोग भूलेंगे नहीं, जिसके घर का बेटा गया है ना, मैं खाली लियाकताबाद की बात कर रहा हूँ, फिरदौस शॉपिंग सेंटर से लेकर कुबा मस्जिद तक 12 या 13 गलियाँ हैं, कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ से जनाजे नहीं उठे हों। एक मामला और है यहाँ पर कि अगर आप दौरे इक़्तिदार में हो, मैं बड़ी तल्ख और सच्ची बात बोल रहा हूँ कि अगर आप दौरे इक़्तिदार में हो और जुल्म हो रहा है किसी जमात पे, तो आप कभी उसकी जो है मजम्मत नहीं करोगे। यही आफाक अहमद साहब थे, यही एमक्यूएम हकीकी थी। जब बोरीबंद लाशें मिल रही थी, सब हो रहा था, आपने कोई एक बयान दिया था
कि ये महाजन नौजवानों की लाशें मिल रही हैं, ये बंद होना चाहिए सिलसिला। किसी ने भी किया, कुछ भी किया, मैं नहीं जानता इस बात को। कोई एक बयान दिया था, यही अल्ताफ हुसैन बानी एमक्यूएम जो आज पीटीआई की हिमायत करते हैं, इनकी भी मैं बता दूं तल्ख हकीकत, पता होगा देखने वालों को। जब इन्होंने ये इक्तिदार में थे, बड़ा पावरफुल इक्तिदार में थे, यही एमपी एमएलए जो आज किसी न किसी तंजीमों में बैठे हुए हैं, इन्होंने इमरान खान के खिलाफ कैसी रैलियां निकाली थी, इन्होंने इमरान खान की इज्जत उछाल के रख दी थी। क्यों? कि उस वक्त ये इक्तिदार में थे। आज आप इक्तिदार में नहीं हो, आज आपके ऊपर बैंड लगा हो, तो आज आप पीटीआई की हिमायत करते हो, आज आप पीटीआई के कारकुनों से हमदर्दी करते हो। तो ये तो अजल से चला आ रहा है, अब तक रहेगा। तो हमदर्दी वो होनी चाहिए कि आप इक्तिदार में हो और किसी दूसरी पार्टी के साथ जुल्म हो रहा हो तो आप उस पर आवाज़ उठाएं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई करता नहीं है। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान ताकि हम सलामत रहे। पाकिस्तान के तमाम इदारे, फोर्स, एजेंस, इंटेलिजेंस, FIA और तमाम सिक्योरिटी इदारे के जवान अफसरान, सबको अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अमान में रखे। सब अफसरान को अपनी पनाह में अमान रखे, हम सबको अपनी अमान में रखे। कैमरामैन अली अब्बासी के साथ सेंट्रल से मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।